हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ टू लेट एट 3 o'clock हो रहा है शायद अभी रात का। तो मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन द होलिस्टिक स्ट्रैटेजी। सो करेंटली आई एम रिकॉर्डिंग। अभी मैंने सब कुछ रैप अप कर दिया है। मेरे बायोलॉजी के नोट्स जितने थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 7 मार्च तक आप लोगों के पास में सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी ऑन दी यूट्यूब। तो आप उस चीज़ का टेंशन छोड़ दीजिए कि आपके पास कंटेंट अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे इन 20 डेज़ में स्ट्रैटेजाइज करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको इतना चीज़ें पता होना चाहिए। एक मोटिव क्लियर कर लीजिए, वेदर यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दी टीजीटी एग्जामिनेशन और पीजीटी एग्जामिनेशन। जिसका भी जो भी सब्जेक्ट में कमांड ज़्यादा अच्छे से हो, अगर आपने दोनों में क्वालिफाई किया है, टीजीटी में भी पीजीटी में भी, फॉर बोथ ईएमआरएस एंड द केवीएस एनवीएस ऑल्सो। तो अगर आपने आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप पीजीटी के लिए होलिस्टिकली प्रिपेयर करिए और अपना एम्फोसिस पीजीटी पे ज़्यादा दीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिससे भी आपने अपेयर किया हो उस पर दे दिए। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो आप प्लीज़ टीजीटी पे फोकस करिए, क्योंकि उसमें तीनों बैलेंस सब्जेक्ट है। बैलेंस सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? आपको पहली बात तो 9th और 10th एनसीईआरटी पढ़ना है। अभी क्या होता है, सारे बच्चों के साथ में कंडीशन ये है, मतलब बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का कोई आइडिया नहीं है, कभी उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। एमसीक्यू का दे हैव आइडिया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया, बट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का उन्हें कुछ पता नहीं है। तो देखिए, बिकॉज 20 डेज आर लेफ्ट। 20 डेज में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक एनसीईआरटी के टॉपिक से आप कोई भी टॉपिक उठा लो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मोशन उठा लो, ग्रेविटेशन उठा लो, या फिर आप हेरिडिटी उठा लो, सेल उठा लो, सारी बहुत डिटेल्ड में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसको होती है वो आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाता है। और ये बहुत फैक्ट है कि जब आप डिटेल में कुछ लिखते हो, एमसीक्यू में तो जो लो आपको नहीं भी आता है फिर भी आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर देते हो। बट for the descriptive answer writing you have to have better knowledge of the concept, so that आप अपने प्रेजेंटेशन को वहाँ पर बना के आ पाओ, वहाँ पर एक्चुअल में डेफिनेशंस को लिख के आ पाओ। क्योंकि अगर आप बहुत वेग डेफिनेशंस लिखते हो या फिर बहुत वेग अनइंटरलिंक्ड कंटेंट को लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, एंड दैट शोज द बैड इंप्रेशन। तो वो आपको नहीं करना है। जितनी भी आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को आप कंसोलिडेट करिए इन दीज 20 डेज, rather देन फोकसिंग एंड फाइंडिंग न्यू बुक्स। डोंट डू दैट। जितना भी आपको कहीं से भी कंसाइज्ड मटेरियल मिल रहा है, सबसे पहले तो जिसने नहीं कुछ भी ज्वाइन किया है वो लोग तो 9th और 10th पे ही रिलाई करो। 9th और 10th एनसीईआरटी के कंपाइलेशन समरी जो भी मिलता है वो ले लीजिए। एनसीईआरटीज़ की ऑलरेडी ऐप है, आप उन ऐप को डाउनलोड करो। उससे एग्जाम्पलर है, उसको डाउनलोड करो। एग्जाम्पलर में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब भी करेंटली आप यही कर सकते हो, वो करो। एक्टिविटीज़ को रीड कर लो। एक्टिविटीज़ में जिस तरीके से मेंशंस किए हुए हैं क्वेश्चंस, जो जैसे उन्होंने सॉल्यूशन अप्रोच फॉलो किया है वो आप फॉलो कर लो, तो आप अपनी बेटर पोजीशन पे होगे कंपैरेटिवली। ठीक है। सब्जेक्ट बाइफरकेशन में भी आप क्या करो, जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दो, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो आप 100% एक्यूरेसी से करके आ पाओगे और अच्छा परफॉर्म करके आ पाओगे कंपैरेटिवली। जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल में अभी इतना होल्ड नहीं है अच्छे से, या आपकी फिजिक्स थोड़ी वीक है या आपकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो आप उन सब्जेक्ट पे अभी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दो। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे डबल स्ट्रॉन्ग करो, ताकि आप एटलीस्ट वो पार्ट तो अटेम्प्ट करके आ पाओ इन योर एग्ज़ाम जो आपको हाई स्कोर करा सकता है। आप अनबैलेंस्ड फॉर्मेट में रहोगे अगर आप तीनों चीज़ों में, मतलब तीनों सब्जेक्ट में कोशिश करो कि मैं सारा कुछ कंपाइलेशन करके पढ़ लूँ। these 20 days are going to be very very crucial for your strategy। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 9th 10th के एनसीईआरटीज को ही रिगरसली फॉलो करना है। पेपर का पैटर्न एनालाइज करिए, 10 चीज़ें मत पढ़िए अभी कहीं से भी। इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर सीबीएसई एनसीईआरटी से पूछेगा, उसके बियॉन्ड हायर कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखिए। अगर आपके क्वेश्चंस हायर लेवल से आते हैं तो भी एमसीक्यूज़ में कितने ही आएंगे, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में भी कितने आएंगे, 2 3। इसके अलावा बाकी जो हैं वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे और इजी लेवल के होंगे। तो एटलीस्ट आप उनको तो टैकल करना सीखिए पहले, उसके बाद आप मॉडरेट एंड हाई लेवल पर सोचिएगा। अभी टीजीटी के लिए मैं क्या बोलती हूँ आपको, 9th एंड 10th एनसीईआरटी के अलावा आप 11th पे मत फोकस करो। हायर कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर में आया है, मैंने बहुत बार बताया है
कि ठीक है हायर कॉन्सेप्ट पूछा गया है, लेकिन अभी करेंटली आप 11th 12th नहीं पढ़ सकते हो, और 11th 12th के उन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करके रिविजन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। जब आप 20 days के अंदर ये चीज़ कंप्लीट कर लो, देन थिंक अबाउट डूइंग द थिंग्स फॉर द हायर पार्ट। जैसे अगर EMRS की मैं बात करूँ तो उसमें डिस्क्रिप्टिव का वेटेज 60% है, लेकिन KVS NVS की बात करूँ तो उसमें डिस्क्रिप्टिव का वेटेज 40% है। 10 क्वेश्चंस KVS NVS में आने वाले हैं, आपके 15 क्वेश्चंस आप EMRS में आने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो प्लीज़ इस पर क्लैरिटी रखो। KVS NVS में मैंने पोस्ट में भी ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, 0.25 आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है KVS NVS में, लेकिन 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है आपका EMRS में। ये नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन है फॉर टीयर 2, सॉरी टीयर 1, लेकिन टीयर 2 के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वी विल कंसिडर दैट ओनली। ठीक है, तो अगर जब तक नहीं लिखा है तो हम आप उसको अपने मन से नहीं कंसिडर कर सकते कि 1/4 वो लोग कर देंगे। ठीक, तो 1/3 आप मान के चलिए, वही आपकी नेगेटिव मार्किंग है फॉर द टीयर 2 ऑफ KVS एंड ऑफ EMRS। ठीक है, तो ये पार्ट पे क्लैरिटी रखो। अभी MCQs कैसे सॉल्व करना है, प्लीज़ प्रीवियस ईयर, मैंने आपको बहुत बार बोला है, फॉलो प्रीवियस ईयर ओनली। अभी 10th का 12th का पेपर हुआ है, 10th के 5 years के पेपर सॉल्व वाले आप कहीं से ले लो साइंस के, और उसमें ऑलरेडी सोल्यूशन प्रेजेंट है, उन सोल्यूशंस को देखो एंड आप अपने बेटर पोजीशन पे होगे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। खुद के आंसर्स को लिखना प्रैक्टिस करो, जब तक आप लिखोगे नहीं। इस 20 दिन में भी एटलीस्ट 5 आंसर्स अ डे लिखो, देख के ही लिखो, सॉल्व्ड पेपर से ही लिखो, CBSE के जो 10th में आए हैं, लेकिन उसको लिखो। जब तक आप लिखोगे नहीं, कंटेंट को रिकॉल नहीं करोगे, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करके आ पाओगे। प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करो, भागो मत इधर उधर। अगर आपको मेरा सिर्फ और सिर्फ TGT का कंटेंट चाहिए तो मैं सारे कंपाइलेशन PDF मैंने कर दिया, आप सिर्फ वो कंटेंट लेके भी रीड कर सकते हो। उसमें डिस्क्रिप्टिव मैंने पार्ट में सब कुछ डाला हुआ है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, MCQs नहीं है, MCQs के लिए बुक्स मैंने अटैच की हैं। उसके लिए देखो, मैं जहाँ तक समझती हूँ, हम इस फील्ड में हैं, हमें MCQ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है। अगर हम MCQ बिना पढ़े भी अटेम्प्ट करके आएंगे तो भी हम अच्छा अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ग्रामेटिकल एरर करते हैं, सेंटेंसेस अच्छे नहीं फॉर्म कर पाते हैं, लेबलिंग प्रॉपर नहीं कर पाते क्योंकि भूल गए हैं 10th 12th के बाद में कभी दोबारा से, या ग्रेजुएशन के बाद में कभी दोबारा से आंसर राइटिंग नहीं किया है कंपटीशन में। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग। तो आपको, जब तक आपका बेस क्लैरिटी नहीं है, आप आंसर्स को लिख नहीं पाओगे। और लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंटेंट सॉलिडिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्पेस होने वाला है, तो वो प्रैक्टिस करना इज़ मैंडेटरी विद इन दीज 20 days। आप अगर जितने आंसर्स लिख सकते हो उतने लिखो, जितना पर्स आप, मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप खुद से उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वहाँ से नहीं करना है तो आप कहीं से भी 10th एंड 12th के पेपर को डाउनलोड कर लो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उनको लिखना स्टार्ट कर दो। दैट इज़ दी ओनली थिंग विच यू कैन डू करेंटली। और चाहो तो बहुत सारे AI टूल्स हैं, उस पर डाल लो, लेकिन देखो AI टूल्स पे डाल के देख के आप सिर्फ कंटेंट को एनालाइज कराओ, मार्क्स पे मत जाना, क्योंकि मार्क्स वो लोग सही से नहीं देते हैं, सिर्फ इवैल्यूएटर या फिर जिसको नॉलेज है वही आपको आपका स्ट्रक्चरिंग बता सकता है। नो वन एल्स कैन टेल यू दैट। तो आप प्लीज़, अंटिल अनलेस यू हैव पेड फॉर द हायर एप्लीकेशन, तब तक तो आपको नहीं मिलता है। तो आप अगर अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं करा पा रहे हो तो आप सेल्फ इवैल्यूएट करो, आप खुद ही अपने आंसर को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये इतने अच्छे से नहीं लिखा। क्योंकि वंस यू रीड बुक एंड वंस यू रीड योर आंसर्स, तो आपको एनालिसिस खुद ही पता चल जाएगा कि उसमें कितना स्ट्रक्चरली, क्रोनोलॉजिकली एक एक लाइन को इंटरलिंकेजेस करके दिया हुआ है, लेकिन वेयर एज व्हेन यू आर राइटिंग नो इंटरलिंकेजेस आर फाउंड। तो वो आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो बीइंग अ टीचर, यू आर गोइंग टू बी वन। तो इस तरीके से आप अपने पैटर्न को एनालाइज करिए, और प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, 20 दिन बहुत होता है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे किसी एग्ज़ाम में दे रहे हो, तो आप 20 दिन में भी पेपर निकाल सकते हो, क्योंकि आपका MCQ पार्ट तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने टीयर 1 को क्वालिफाई कर लिया है दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब आपको बस ब्रश अप करना है, और ब्रश अप के लिए रिविजन चाहिए होता है, तो रिविजन में आप MCQ में तो करके आ जाओगे, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम है आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, जो आपने फर्स्ट टाइम करनी है।
सेंटेंस फॉर्मेशन, कंटेंट रिकॉल करना ऑन द मेन डे ऑफ एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एम्फेसिस करके शॉर्टलिस्ट कर लो कंटेंट को, ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाओ। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड आई होप यू गाइज will make your 20 days better by revising more and more and by collecting the solid details and data. Thank you so much and keep preparing. और जिसको भी जैसी भी information चाहिए, personal guidance चाहिए, you can connect to me through Telegram and I will provide you that. Okay, and yes, chemistry videos are going to be live as soon as possible because I'm not getting time. मैं evaluation करके अभी free हुई हूँ at currently it is 3 o'clock when I am recording. So बहुत सारा काम है जो अब पेंडिंग है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। मैं 5 मार्च तक सब कुछ रैप अप कर दूंगी एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन पेड एंड नॉन पेड चैनल, तो आप वहाँ से सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।